हेलो एवरीवन, पी केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो फर्स्ट टॉपिक था यानी क्लास 11th का, उसमें हमने आपको सबसे पहले कल समझाया था एक मैपिंग चार्ट, यानी एक मैपिंग चार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि फर्स्ट चैप्टर में हमको किन किन चीज़ों को लेकर चलना है और उन चीज़ों को किस तरीके से समझने का प्रयास करना है। स्टूडेंट्स, उस चार्ट में मैंने चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें थी, जहाँ से स्टार्टिंग हुई, इंट्रोडक्शन जो हमारा हुआ था, इंट्रोडक्शन से साथ साथ जो उनकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जिन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना था, मैंने बताया था कि मोलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये बताया था कि उनके जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ क्या होते हैं, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, उनकी मोलारिटी और फॉर्मेलिटी और उनके जो मास परसेंटेज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए थे। और मैंने सिग्निफिकेंस फिगर्स के बारे में आपको स्टडी कराया था कि उनके जो मेन ऑपरेटर्स, जो अप्रोच क्या होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों की मैंने जानकारी कल आप लोगों को दे रखी थी, ठीक है। स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे, आज ये जानेंगे कि जिन चीज़ों यानी जिन चार्टों के बारे में हमने प्रीवियस डे स्टडी किया है, उनको हम ब्रीफली कैसे समझ पाएं। अर्थात अब हमें ये करना है कि इन यानी जितने चीज़ों के बारे में हमने पहले स्टडी कर रखी है, आज उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, उन्हीं सब्टेंस, उन्हीं, ठीक है, डिफिनेशन, उन्हीं थ्योरिज्म, उन्हीं जो भी एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट में जितने भी सारी हेडिंग्स दी गई हैं, हम उनको अब ब्रीफली स्टडी करेंगे, यानी उनकी एक डीपली स्टडी करेंगे, जिससे हम समझ पाएं कि फर्स्ट चैप्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फिजिकल केमिस्ट्री बनती है, उसमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट गिवन है और उनका यूटिलाइज क्या है, और लाइफ एंड एवरीडे लाइफ में हम कैसे उनके द्वारा किसी चीज़ को सॉल्यूट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज मैं टॉपिक में आपको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि उसमें सबसे पहले मैंने मैटर्स के बारे में डिस्कशन किया था, बट आपको मालूम है हम 6, 7, 8, 9, 10 में मैटर के बारे में ब्रीफली जानकारी दे चुके हैं, ठीक है। और यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, इन चीजों को पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 9th के चैप्टर में चले जाना, वहां पर आपको मेथड से रिलेटेड जो थ्योरीज वगैरह हैं उनको पढ़ लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में यहाँ क्वेश्चन में बहुत कम ही 99% भी क्वेश्चन को पूछा नहीं जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम एक्यूरेट चीजों को पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आपके नीट आईआईटी के जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके, बोर्ड एग्जाम्स है उनकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। और एकदम करेक्ट कंटेंट्स और एक करंट नोट्स प्रोवाइड करिए, लिखते जाइए जिन चीजों को हम बताने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने चैनल को स्टार्ट करने से पहले सीधे सीधे कह रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो सीधे जाकर क्या करें, बेल आइकन दबाएं, प्रेस कर लें, जिससे जो है हमारे करंट कंटिन्यू अपडेट आपको आते जाएं। चलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, एटम्स एंड एटॉमिक मास। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि एटम्स और एटॉमिक मास क्या है। उस एटम एटॉमिक मास के बाद हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद हम क्या करेंगे, एटम से रिलेटेड मैं मोलर मास की स्टडी कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि एटॉमिक मास और मोलर मास दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले इन चीजों के बारे में कैलकुलेशन करके आपको निकालने बता दूंगा कि कौन कौन चीजें जिनका यूटिलाइज किया जाता है। स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले व्हाट इज एटम, हमें एटम्स की स्टडी करना है, एटम की जानकारी प्राप्त करना, एटम्स होते क्या, ध्यान दीजिएगा। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच में टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, एटम के बारे में जानकारी आपको मालूम है कि एटम इज ए फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, एटम इज ए फंडामेंटल यूनिट्स। हम कह सकते हैं कि उस एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इजीली, ठीक है। हम कह सकते हैं गैसेस से सब एटम जैसे नोबल गैसेस आल्दो एग्जिस्ट बट इन कंपाउंड, ठीक है, ओनली दिस एग्जिस्ट। हमको मालूम है कि जो एटम इतनी सरलता से जो है एग्जिस्ट नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, इन गैसियस फेज में कुछ एटम्स हैं, जैसे मैंने बताया नोबल गैसेस हैं, वो क्या करते एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट अदर एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन स्टेट, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो हम सबसे पहले क्या होता है कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स की कैसे जानकारी होती है, तो अभी आपको थोड़ा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले हम डिफाइन करके समझाने का प्रयास करते हैं, व्हाट इज एटम। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एटम्स होते क्या हैं। एटम, ठीक है, एटम क्या है स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले इसके बारे में ब्रीफली जानकारी होनी चाहिए। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which take part
in a chemical reaction, राइट, वो केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, एंड डज नॉट लूजेस एंड डज नॉट लूजेस इट, यानी कह सकता है, ध्यान दीजिएगा, लूजेस इट्स आइडेंटिटी, राइट, in the smallest particle of matter which take part in a chemical reaction and does not loses its identity, यानी कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वह सबसे छोटा सा छोटा पार्टिकल, ठीक है, जो अपने अस्तित्व को नहीं खोता है, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन वो नष्ट नहीं होता, क्या कहलाता है स्टूडेंट, एटम कहलाता है। ध्यान दीजिए, क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, यानी वो एटम कहलाएगा। तो एटम्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बस अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोते हैं, क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। रीजंस है, फैक्ट है, अभी हम फैक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। अब बात आई, इट डज नॉट लूजेस इट आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, वो अपनी पहचान को नहीं खोता है। कैसे नहीं खोता है अपनी पहचान को भाई, क्यों नहीं खोता है, आइए ट्राई करके देख ले, समझ में आ जाएगा क्यों नहीं खोता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एग्जांपल्स के लिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या वो अपनी आइडेंटिटी खोएगा, अगर खोएगा तो कैसे खोएगा, ये समझ लीजिए, छोटी क्लासों में तो पढ़े होंगे ना, कैसे खोएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूं, मेरे पास हाइड्रोजन है यानी H2 और ऑक्सीजन है यानी O2, राइट, और बनता क्या है H2 स्टूडेंट्स, ठीक है, H2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद H2O का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। बट ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर इक्वल बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो के लिए 1/2 H2 कर देंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ, राइट। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या मुझे ये समझना है, ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है लेकिन सिंगल हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिंगल ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए क्यों सिंगल हाइड्रोजन नहीं करता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, यार सर क्या बोल रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है, आयरन तो करता होगा, मैंने आयरन को देखा है, आयरन कर लेता है, सर ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर वो आयरन आपको दिख भी रहा है तो मुझे मालूम है आइटम आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट, उस आयरन का जो पार्टिकल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल यानी क्रिस्टल से बना होगा। आपको मालूम है आयरन इतना बड़ा भी होगा तो आयरन कहलाएगा, इतना बड़ा होगा भी तो आयरन कहलाएगा, राइट, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब वन पार्टिकल इन आयरन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंटेशन हियर इन ए क्रिस्टल, राइट, उस एक पार्टिकल में, ठीक है, उस एक क्रिस्टल में नंबर ऑफ आयरन के पार्टिकल क्या होंगे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं एटम इजिली कैन नॉट रिएक्ट, ठीक, जो ये गैसियस जो एलिमेंट्स के फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। तो वो क्रिस्टल है, वो पार्टिसिपेट करेगा लेकिन सिंगल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन ए केमिकल रिएक्शन, यू अंडरस्टैंडिंग वेल, ओनली इट रिएक्ट इन ए केमिकल, दैट मीन रिएक्शन विद एलिमेंट फेस, राइट, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, तो इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा इट नॉट लूजेस इट आइडेंटिटी, इसका मतलब होगा अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे, नाइट्रोजन का तो फॉर्मेशन नहीं करेंगे ना, बनाएंगे तो वाटर ही, क्यों, नाइट्रोजन नहीं बनेगा, कंफर्म है। तो अगर वो नाइट्रोजन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी ना किसी फॉर्म में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसमें वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही प्रेजेंट में रहेंगे, उनका रेशियो डिफरेंट हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, उनके केमिकल बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, बट सीधे सीधे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं कि वो एटम कभी भी अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को खोने वाला नहीं है। एटम पहचाना जाएगा, एटम के कलर्स, उनके केमिकल बिहेवियर, उनके फिजिकल बिहेवियर, वो उनके आइडेंटिटी को सदैव क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे स्टूडेंट, ठीक। तो ये छोटी सी बात आ गई एक एटम्स के बारे में। तो मैं कह सकता हूं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज एटम्स। स्टूडेंट ये सबसे बेसिकली चीज है एक एटम्स के बारे में। स्टूडेंट एटम डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, बट कैन नॉट एग्जिस्ट
only divided into sub fundamental particles we studied in previous chapter, number of electrons, proton and neutron. But all particle present in a nucleus and outermost cell, it evolve to the energy to participate an atom to neutralize phase in NH, right? जितने भी एटम्स होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे के यानी उनके जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक दूसरे में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। स्टूडेंट ये सबसे बड़ी चीज है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए इतनी चीज हमारे समझ में आ गई एटम्स के बारे में। अब थोड़ा स्टार्ट करेंगे। एटम की बात तो मेरे समझ में आ गई, तो दिमाग में जनरलाइज कर लें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूल्स को समझना बहुत जरूरी है, पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एटम हमारे समझ में आ गया। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स। सिमिलर डिफिनेशन भी मॉलिक्यूल्स पर भी प्रोवाइड की गई है, ध्यान दीजिएगा। सिमिलर डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, यानी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूल्स। The smallest particle, अब एक स्मॉलेस्ट तो पार्टिकल होगा ही मॉलिक्यूल्स, राइट, ऑफ मैटर, ध्यान दीजिएगा, which exist इंडिपेंडेंटली, ध्यान दीजिएगा, जो स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो सकते हैं, एग्जिस्ट हो सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। स्टूडेंट थोड़ा मैं जानकारी देना चाहता हूं एक एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम किसी चीज की स्मॉलेस्ट यूनिट बन सकती है, एटम किसी चीज की स्मॉलेस्ट यूनिट बन सकती है। यहां पर एक एटम दिखा रहे हैं, ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ अगर रिएक्ट करे, सपोज दैट ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, सल्फर है। हाइड्रोजन के साथ सल्फर ने बैलेंस किया, एक हाइड्रोजन एटम को और मैंने बैलेंस कर दिया स्टूडेंट्स, या सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, सोडियम हाइड्राइड बन गया, कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार स्टूडेंट ये क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, H2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो H2O एक मॉलिक्यूल्स है, मैं देख रहा हूं कि यहां नंबर ऑफ एटम आपस में क्या है, रिएक्ट हैं। तो जब नंबर ऑफ एटम आपस में रिएक्ट होंगे तो एक ऐसे कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसके अंदर एक केमिकली बिहेव बहुत बेटर हो जाएगा और वो केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट करेगा और इजीली एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसी टाइप से मैं और भी कुछ एटम को दिखा रहा हूं जो रिएक्शन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे पास मेथेन गैस का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन है, कार्बन से 4 हाइड्रोजन क्या है, अपनी बैलेंसी के थ्रू ऐसे अटैच हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कार्बन की बैलेंसी 4 है और ये दिखा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम अटैच, ठीक है, इन ए ज्योमेट्रिकल फेज इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, यानी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर किसी ना किसी फॉर्म में क्या है, रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं कह सकता हूं कि एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनसे कुछ लार्ज पार्टिकल होते हैं जिनमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, एटम्स होता है स्टूडेंट, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा एटम और मॉलिक्यूल्स में ये डिफरेंट होता है। तो मैंने बता दिया, बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे यहां पर CH4 मेथेन का मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और भी सारी चीज हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड स्वयं एक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। और NH3 भी क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम जब आप उसमें कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। एक चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें बताना है, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने बताया था कि किसी एटम को मेजर कैसे करेंगे, उसको मापेंगे कैसे, उसके मास को कैसे मापेंगे, जो आज हमें टॉपिक में पढ़ना है, एटम एंड एटॉमिक मासेस है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूं। पहले के टाइम में क्या था कि पहले इन प्रीवियस टाइम, ठीक है, हमारे पास इतने अच्छे ऑपरेटर्स नहीं थे, इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण हम किसी चीज को सरलता से आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन जुगाड़ बहुत तगड़ा था हमारे पास। हम लोगों के अंदर एक जुगाड़ ऐसा है कि जिसके द्वारा हम किसी चीज को पहचान लेते हैं और जुगाड़ लगाया करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और केमिस्ट्रियन वाले वैसे भी जुगाड़ी होते हैं, तो वो जुगाड़ क्या लगाया करते थे, यही लगाते थे कि इस चीज को कैसे मेजर किया जाए, ठीक।
पहले हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, इसलिए हमें किसी चीज के बारे में, चूंकि एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, ठीक है, कि उसको मेजर कर पाना भी क्या था, इम्पॉसिबल था। ठीक है स्टूडेंट, उसको मेजर कर पाना भी क्या था, इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल होने की कुछ टेक्निक होती है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मकसद क्या होता है, हमारे पास जो मैं जैसे यूनिट थी, मेरे पास यूनिट की कोई जानकारी नहीं थी, तो ना जानकारी होने के बाद मैंने ऐसे सिम्बलाइज करने का प्रयास किया अगर हम उसको मेजर करने का प्रयास करें। ठीक है, किसी एटम के मास को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, एक मेजरमेंट बना लिया। ध्यान दीजिएगा, इस मेजरमेंट में क्या किया, यहां पर हम दिखा दे रहे हैं, सपोज दैट यहां पर वो सब्सटेंस है जिसको मेजर करना है। ठीक है, मेजर करना, इस सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए हमने क्या किया, सपोज दैट यहां पर एक सिलेंडर रख दिया। ठीक है, अभी भी मैं देखता हूं कि ये जो है सब्सटेंस इक्वल नहीं हुआ है, उसके बाद मैंने क्या किया, 2 सिलेंडर रख दिए, तभी एक इक्वल नहीं हुआ। मैंने 3 सिलेंडर रख दिए। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर, राइट। और उसके बाद मैंने एक और सिलेंडर ले लिया, और फिर सिलेंडर ले लिया, और उसके बाद फिर सिलेंडर लिया। जब इस सिलेंडर को लिया तो मैंने क्या देखा कि जो इनका और इनका जो वेट है इक्विवेलेंट आ गया, राइट। क्या हो गया, इक्विवेलेंट आ गया। इसका मतलब मेरे मन में एक आइडिया आया, ध्यान दीजिएगा, कि इनका वेट जो है इस सिलेंडर के बराबर। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने एक यूनिट बनाना स्टार्ट किया। और यानी पहले साइंटिस्टों में एक ऐसी खासियत थी कि वो क्या करते थे, वो दिमाग लगाते थे, अपने जुगाड़ से काम करते थे। वो जुगाड़ के कारण ही आज हम लोग इतनी ज्यादा यानी केमिस्ट्री में इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास अब वेरी वेरी नैनो यानी वेरी वेरी सिंपलेस्ट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम उसको भी मेजर कर पाते हैं, विच कैन नॉट सीन बाय नेकर, जिनको हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, हम यहां ट्राई करते हैं। तो मैंने बताया कि यहां पर हुआ क्या, इक्विवेलेंट आ गया। तो मुझे मालूम हुआ कि जैसे यहां पर सपोज देते हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बराबर कितना हुआ, 5 सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5, यानी एक हाइड्रोजन बराबर कितना हुआ, 5 सिलेंडर। तो मुझे इतना याद हो गया कि अब हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन 5 सिलेंडर के इक्वल होता है, राइट। एक हाइड्रोजन कितने सिलेंडर के इक्वल होगा, 5 सिलेंडर के इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार अगर इसकी जगह हम क्या लें, इसी की जगह हम और कुछ ले लें, हमारे पास सपोज दैट कुछ और चीज हो, एक हाथी हो, एक क्या हो, हाथी। एक हाथी बराबर क्या हो जाएगा, 100 सिलेंडर के। ध्यान दीजिएगा, यानी एक हाथी का वजन कितना हो गया, 100 सिलेंडर के। तो इसी प्रकार एक, ठीक है, ध्यान दिए, मकान बराबर इतने सिलेंडर के। तो इसी प्रकार मैंने क्या किया, वहां पर सिलेंडर को क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया। इसी ध्यान दीजिएगा, एक सिलेंडर को क्या मान लिया, यूनिट मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी सिलेंडर को हम चेंज करके अगर इसको हम किलोग्राम बना लेंगे, तो सिलेंडर को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो किलोग्राम भी हमारी क्या हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी। तो आजकल हम जिन यूनिटों का उपयोग करते हैं उनको एक मैंने स्टैंडर्ड यूनिट का फॉर्म दिया है। उन स्टैंडर्ड यूनिट को पढ़कर ही आज हम लोग उन चीजों के बारे में समझ पाए हैं। तो वैसे भी पहले के जो साइंटिस्ट हाइड्रोजन, वो क्या करते थे, वे जुगाड़ करते थे, जुगाड़ करके किसी चीज को पहचानते थे, उसके बाद उसकी एक करेक्ट यूनिट देते थे, जिसके कारण उसको सरलता से पहचान पाए। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स उस टाइम उनको ज्यादातर यूनिट्स के बारे में जानकारी नहीं थी, उस टाइम उनको ज्यादातर यूनिट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो आइए आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन्हीं यूनिट्स को समझने के लिए, जो यूनिट्स हमारी गिवन है उन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए। कौन यूनिट्स हैं, बिटवीन एटॉमिक मास एंड मोलर मास। स्टूडेंट सबसे पहले आज हम जानेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास का यूज कहां किया जाता है, मोलर मास का यूज कहां किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ऑल द मासेस हैज बीन रेफरेंस मेजर बाय C12 एटम। आपको मालूम है जितने भी मासेस हैं एटम के, वो C12 के द्वारा क्या किए, मेजर किए गए। रीजन क्या था, उस समय कार्बन सारे एलिमेंट्स में और आइसोटॉप्स के रूप में पाया जाता था, इसलिए कार्बन को वहां से स्वेच्छा से मान लिया गया कि कार्बन के द्वारा अगर किसी एलिमेंट को सेक्रीफाई किया जाए, किसी एलिमेंट के मास को सेक्रीफाई किया जाए तो कहीं ज्यादा बेटर है। इसलिए उन्होंने कार्बन को वहां पर क्या किया, स्टैंडर्ड बना लिया, एक मानक बना लिया कि अगर कार्बन के एटम के बेसिस पर हम किसी एलिमेंट्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके मास को निकालेंगे तो हम सरलता से निकाल पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। और हम सबसे पहले आज तो बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानकारी कर लेंगे जो हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंट दिन प्रतिदिन वो इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बताया, ठीक है, कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो एटॉमिक मास ऑफ एनिमल नंबर ऑफ व्हिच स्पेस, ध्यान दीजिएगा होता क्या है, एटॉमिक मास ऑफ नंबर। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है।
स्टूडेंट एटॉमिक मास क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास इज ए नंबर व्हिच टेल्स, हम कह सकते हैं एटॉमिक मास इज अ नंबर व्हिच टेल्स, जो बतलाता है, किसके बारे में समझाता है, ध्यान दीजिएगा, दैट हाउ मेनी टाइम्स, दैट हाउ मेनी टाइम्स, मतलब उसमें कितने टाइम्स जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एन atom of an element heavier, right, than किससे heavier than, ध्यान दीजिएगा 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन एटम, राइट, ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट। यहां पर क्या है, एटॉमिक मास इज ए नंबर व्हिच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैवियर देन, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि कार्बन के मास को उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया और बताया कि कितने टाइम हम, ठीक है, एलिमेंट को नंबराइज करें कि कार्बन के एटम के जो है मास के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक स्टूडेंट्स, तो किसी एटम के जो एटॉमिक मास को अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एलिमेंट अपॉन क्या हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मास ऑफ, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा C12, मास ऑफ C12 एटम, राइट, ये हमारा इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूले के थ्रू क्या करते हैं, किसी एटम के एटॉमिक मास को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूंगा, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स मैं प्रयास करके हम समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आपको मालूम है किसी एलिमेंट के मास को निकालना है, ध्यान दीजिएगा कि एक मास, यानी ये मास होता क्या है, ठीक है, मास को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, उसकी आइडेंटिटी को कैसे समझ पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक कि किसी भी एटम के जो मास होते हैं उनको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको समझ लें, किसी भी, अगर ध्यान दीजिएगा एलिमेंट्स के, जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करें, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहें, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा 16 AMU, 16 AMU। AMU का मतलब क्या होता है, चूंकि AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, क्या होता है स्टूडेंट, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ठीक है, अगर केवल एक एटम की बात की जाती है तो वहां पर AMU यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ओनली वन एटम, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस हियर, तो ओनली ध्यान देना AMU का यूज किया जाएगा, हमें मालूम करना है, क्योंकि अभी आगे मोलर मास और जो एटॉमिक मास होता है उसमें यही डिफरेंशिएशन शो करेगा। अगर बात कर दी जाए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि मास ऑफ Na पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए कि मास ऑफ Na यानी सोडियम, तो क्या होगा 23 AMU। ठीक है, इसी टाइप से मास ऑफ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पूछ लिया जाए तो 14 AMU। इतना हमें बिल्कुल रिराइट करके चलना है कि ये चीजें इनमें क्वेश्चंस के रूप में प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि यहां पर ध्यान देना कि मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 AMU होगा, और अगर क्यों, क्योंकि अब देखिए इन चीजों के बारे में तो उन्होंने जानकारी, और एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उस समय केवल उन्होंने कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड माना था, लेकिन आफ्टर सम टाइम मैं कह सकता हूं कि यहां पर उन्होंने थोड़ा करेक्शन करने का प्रयास किया। करेक्शन क्या किया, बात को उन्होंने इसकी भी इन्होंने क्या किया, एक यूनिट बना ली, उन्होंने कहा 1 AMU इज इक्वल टू होता 1 × 12। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद क्या होता है, मास ऑफ C12 कार्बन एटम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला प्रपोज कर दिया। ठीक, उन्होंने कहा 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ
ठीक है, C12 कार्बन एटम, इसके द्वारा हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, इसके द्वारा किसी चीज को आइडेंटिटी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसको कैसे इंप्रूव करें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आइए इतनी चीज हमको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे अर्ली रहे। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर एटॉमिक मास में सबसे बड़ी चीज अगर हमें यह समझ में आ गई तो मुझे एक कैलकुलेशन करना स्टार्ट हो गया, यानी हमारे मन में कैलकुलेशन होना स्टार्ट हुआ कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/12 मल्टीप्लाई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, मास ऑफ कार्बन, ध्यान देना, मास ऑफ C12 कार्बन एटम, राइट। ये हमारा फार्मूला पहले जस्टिफाइज किया गया। ठीक, अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीता, क्योंकि हम लोग स्टडी करते हैं तो मेरे अंदर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चलती रहती है कि हमें ये चीज करना है, कैलकुलेशन करना, हमें इसको मेजर करना, हमको इसको बनाना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री वालों ने क्या किया, थोड़ा और प्रोटेक्शन किया, आगे चल के इन्होंने क्या किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज ए इंस्ट्रूमेंट, राइट। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इसके बेसिस पर इन्होंने क्या किया, जो 112 मल्टीप्लाई कार्बन के एटम की एक यूनिट फाइंड आउट कर दी। जब इन्होंने एक यूनिट फाइंड आउट की तो उन्हें टोटल कैलकुलेशन जब यूनिट का किया तो इन्होंने क्या निकाला, ठीक है, कि मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू क्या होता है। जब टोटल निकाला तो इन्होंने लिखा कि मास ऑफ C12 इज इक्वल टू होता 1. ध्यान देना 99, यानी इन्होंने थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया, क्या किया कि 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 ग्राम। लो, और ज्यादा बढ़िया फाइंड मिल गया। अब हमें और अच्छा तरीका आ गया कि मैं यहां से खिसक के यहां आ गया, ठीक, यहां से खिसक कर यहां आ गया। तो इन्होंने कहा अगर हमें एटॉमिक मास निकालना हो तो 1 AMU इज इक्वल टू हो जाएगा 1.99, ध्यान दीजिएगा 10 की पावर -23 ग्राम अपान हो जाएगा वेट ऑफ या मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक, तो इन्होंने इसको भी क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। जब इन्होंने इसको भी फाइंड आउट कर लिया तो इन्होंने जब टोटल कैलकुलेशन इनका किया, ध्यान दीजिएगा टोटल कैलकुलेशन किया तो इनको उसकी वैल्यू भी मिल गई। क्या मिल गई स्टूडेंट, इन्होंने जब कैलकुलेशन किया तो 1.66 मल्टीप्लाई आगे की वैल्यू क्या थी 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू हमें मालूम होता 1/Na ग्राम, Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। ये लो, अब एक और वैल्यू इन्होंने जस्टिफाई कर दी, इसकी सहायता से भी इन्होंने क्या किया, मेजरमेंट की और थोड़ा सिस्टम को बढ़ा दिया। यानी धीरे धीरे सरल करना स्टार्ट हो गया कि किसी एटम के जो एटॉमिक मास और जो मोलर मास हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए धीरे धीरे इन्होंने इसको सिस्टमैटिक करने का प्रयास कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, उसको सिस्टमैटिक बना दिया। स्टूडेंट और आगे चलते गए, यानी उन्होंने क्या कहा कि अगर अब यह चीज मालूम हो गई है, ठीक है, तो और तरीके से हम पुट कर ले, जहां पर Na इज इक्वल टू, ध्यान देना Na इज इक्वल टू क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रोस नंबर मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम, राइट। यानी कहने का मतलब 10 की पावर 23 पार्टिकल हो सकते हैं। अब वो 10 की पावर 23 क्या हो जाते हैं, मोल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। वो पार्टिकल कौन हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो इतनी बात हमारे समझ में स्टूडेंट्स आ गई। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी उतार लीजिए, रख लो दिमाग में। चलो आगे चलते हैं। इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि मैंने इन चीजों को कैलकुलेट करके इतनी बातें समझ ली। अब आगे का हमारा ट्राई अप क्या था, अब आगे का ट्राई अप ये था कि ध्यान दीजिएगा कि अगर वो मास ऑफ एटम निकालना हो तो हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कैसे सेटिस्फाई करेंगे, किसी एटम के मास को निकालना हो। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, मास ऑफ एन एटम, ध्यान दीजिएगा मास ऑफ एन एटम को जो डिपेंडिंग साइज बताई कि किसी एटम के जो मास को हम कैसे डिपेंड कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ वैल्यूज के बारे में भी हमें स्टडी कराई कि उनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, उनको कैसे पुट कर सकते हैं, उनको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे समझाने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा किसके बेसिस पे प्रयास किया, उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल फिनोमेना समझाया। ठीक है, कि मास को अगर कि मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 16 mu, राइट। अगर मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, मैं ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन
एटम की अगर हमें लिखना हो तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है, AMU मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन वैल्यू आई है, क्या आई है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम, ठीक है, ये वैल्यू थी। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ये ग्राम जो इनकी वैल्यू आई उसके द्वारा इन्होंने क्या किया, उसको प्रूव कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके द्वारा इन्होंने क्या कहा कि अब किसी एटम के मास को निकालना है तो इस चीज के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं और उसके मास को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक, ये हमारी छोटी सी बात आई कि किसी एटम के मास को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज हमारे समझ में आनी चाहिए, ठीक। आइए, तो ये तो बात समझ में आ गई कि किसी एटम के मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो AMU केवल एक एटम में दिखाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका मतलब होता है एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। स्टूडेंट्स अब क्या चलते हैं, अब थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं मोलर मास, मोलर मास, राइट स्टूडेंट। मोलर मास क्या होता है, अभी हम इनके न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे जब हम डिस्कशन करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। मोलर मास क्या होता है, तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ, ठीक है। अब मास ऑफ किसका क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मोल सब्सटेंस इन ग्राम, राइट। अगर ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस का मास हम ग्राम में कैलकुलेट करें तो वो उसका क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। स्टूडेंट मोलर मास के लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज है कि जो मास होता है यानी जो एटॉमिक मास होता है वो स्मॉल होता है, यानी कहने का मकसद हम जस्टिफाई करेंगे भी, जैसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कर दिया जाए, यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ, ठीक है, मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास अगर निकालना हो स्टूडेंट तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Na, राइट। मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Na। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 16 AMU होता है, मास अलग हो जाएगा मोलर, और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो चूंकि Na इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 6.203 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो यहां हो जाएगा 6.203 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है, हम ये जानते हैं कि इन पार्टिकल को अटैच करके एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास, राइट। और हमें ये मालूम होना चाहिए। अच्छा चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि अगर चूंकि हमें मालूम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि और ज्यादा यूनिट करने के लिए इसको दिखाएं चाहें तो ये मास ग्राम में कन्वर्ट हो सकता है, तो 16 AMU, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na, और हमें मालूम है, ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू, चूंकि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम, ध्यान दीजिएगा 1/Na ग्राम। तो जहां ये वैल्यू होती है यहीं पर हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, यहां पर Na ग्राम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या करेंगे, Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, ध्यान दीजिएगा, Na से Na क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 16 ग्राम। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। यानी कहने का मतलब होगा कि अगर मोलर मास पूछा जाए, मोलर मास, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाए, ऑक्सीजन तो कितना होगा, 16 ग्राम होगा। अगर यहां पर मोलर मास ऑक्सीजन 16 ग्राम होगा तो मैं कह सकता हूं कि ध्यान देना कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 16 ग्राम का मतलब होता है 16 ग्राम में 6.3023 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ एटम किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये बड़ी यूनिट होगी, मोलर मास सदैव बड़ी यूनिट होगी और एटॉमिक मास सदैव छोटी यूनिट होगी। और अगर पूछ लिया जाए एटॉमिक मास, अगर पूछ लिया एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन तो हो जाएगा 16 AMU। ध्यान दीजिएगा
ये क्या होता है, मैंने बताया 16 MeV स्मॉलर यूनिट्स, ये लार्ज यूनिट्स होती है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि मोलर मास में नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन के एटम होंगे ज़्यादा होंगे। इसी प्रकार हम सोडियम एटम के लिए, इसी प्रकार हम नाइट्रोजन एटम के लिए, जितने भी सारे एटम हैं उनके मोलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना कि मोलर मास क्या होती है, एक लार्जेस्ट यूनिट्स होती है। क्यों? क्योंकि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में इतना ही डिफरेंट है, हम बता दे रहे हैं अभी थोड़ा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे यहां पर दिया है एटम्स, यहां पर क्या है मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, मोलर मास कहलाएगा, राइट। यानी कहने का मतलब इन सभी का जो टोटल मास होगा वो क्या कहलाएगा, मोलर मास के थ्रू जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यानी कहने का मतलब यही समझ सकते हैं कि मोलर मास क्या होता है, इसकी एक लार्जेस्ट या इसकी एक क्या होगी, बड़ी यूनिट्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आइए थोड़ा हम एक क्वेश्चन राइज करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिक से रिलेटेड, कैलकुलेट द calculate the number of क्या क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम, ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम 12 ग्राम C12। यानी कहने का मतलब क्या होता है, 12 ग्राम यहां पर क्या उन्होंने पूछा है, 6C12 ग्राम, यानी 6C12 ग्राम में उन्होंने क्या किया, पूछा है कि नंबर ऑफ एटम निकाल दो, कितने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे ग्राम अलग होता है, नंबर ऑफ एटम्स अलग होते हैं। तो ग्राम एटम बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा लेटस कंसीडर, ध्यान दीजिएगा, ग्राम एटम इज इक्वल टू होता है, ग्राम एटम इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। उसके अलावा हमें क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर यह हम कह सकते हैं मास अपान एटॉमिक मास, मास अपान एटॉमिक मास। तो सबसे पहले एटॉमिक मास कितना गिवन है हमें मालूम होना चाहिए, उसका मास कितना होता है। तो एटॉमिक मास 12 है, मास भी कितना है 12 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू 12 इक्वल 1 ग्राम, राइट। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ग्राम एटम मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 ग्राम एटम मिलेगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राम तो हो गया, अब पूछ लिया गया है यहां पर नंबर ऑफ एटम निकालो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है और ग्राम एटम मल्टीप्लाई हो जाएगा Na। Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो यहाँ पर ग्राम एटम की वैल्यू कितनी आई 1, तो वहाँ जाएगा 1 ग्राम मल्टीप्लाई 6.2 यानी 2023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ग्राम, राइट। ये क्या हो गया कि यानी कहने का मतलब 1 ग्राम एटम में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं 1 ग्राम, ठीक, कार्बन एटम में टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, एटम कितने होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम, राइट। ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट्स आज के चैप्टर मैंने इतना ही बताया है, कल मैं इनके न्यूमेरिकल्स और इनके बारे में और ज़्यादा आइडेंटिटी बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।